बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड पार्ट है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये चैप्टर जो हमारा है चैप्टर 7 है आपके सिलेबस में 11th में, और इसका ये तीसरा पार्ट हम आज लेके आए हैं जिसका नाम है विश्वविद्यालय और मानवतावाद। ये है विश्वविद्यालय और मानवतावाद। तो बच्चों बेसिकली हमको इस टॉपिक में यह समझना है कि विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कब स्थापित हुए इटली के शहरों में, और आरंभिक काल में जब स्थापना हुई उस समय आरंभिक काल में उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। अब जब हम ये देख लेंगे कौन से सब्जेक्ट वहां पढ़ाए जा रहे थे तो उससे एक चीज क्लियर हो जाएगी कि वहां पर किस चीज की नीड रही होगी। जिस नॉलेज की, जिस जानकारी की जरूरत होगी वही तो पढ़ाया जाएगा, उसी पर ज्यादा फोकस करेंगे लोग, ये समझेंगे। और उसके बाद ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो मानवतावाद है, यानी मानव से मानव का स्नेह, मानव के प्रति कुछ सहयोग की भावना, ये कैसे डेवलप हुई और कैसे एकांकी जीवन जीने वाले लोग, इधर उधर बिखरे पड़े लोग कैसे मानव के अस्तित्व के चिंतन के लिए आगे आए और एक दूसरे की मदद सहयोग के लिए आगे आए, और साथ ही साथ कौन से ऐसे विषय थे जिन्होंने मानवतावाद को यानी मानव के प्रति प्रेम भाव को बढ़ाने में मदद की। कौन से ऐसे विषय थे, उन टॉपिक्स को हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर देखें तो विश्वविद्यालय, तो यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए, यानी इटली में स्थापित हुए। ठीक है, हो गया। अब हमें पता चल गया किस देश में, यूरोप में कौन से देश में सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुए, इटली में। अच्छा, इटली में भी ये कब स्थापित हुए और कहां? 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, एग्जैक्ट डेट नहीं है इसकी, 11वीं शताब्दी से 11th सेंचुरी लिखा है, तो 11वीं शताब्दी में पादुआ और बेबीलोनिया, पादुआ और बेबीलोनिया, ये दो स्थान हैं जहां पर विश्वविद्यालय सर्वप्रथम स्थापित है। इटली के ये दो क्षेत्र हैं, दो स्थान हैं जहां पर सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ अध्ययन क्या हो रहा था। तो इन विश्वविद्यालयों में विधि शास्त्र, विधि शास्त्र मतलब जैसे अभी लॉ होता है, LLB होता है, क्या है, कानून की डिग्री है, कानून के बारे में जानकारी, वैसे यहाँ पर विधि शास्त्र का अध्ययन उस समय सबसे ज्यादा हो रहा था। इसका कारण क्या था, तो इसका कारण देख लेते हैं। तो कारण में नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप, नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप कौन से थे? क्रियाकलाप थे व्यापार, और इसी व्यापार के कारण ये व्यापार के कारण वकीलों और
नोटरी ठीक। इसके कारण क्या होता था, वकीलों की और नोटरी तैयार करने वालों की आवश्यकता अधिक पड़ती थी। अब देखिए वकीलों की आवश्यकता कैसे बढ़ रही है। व्यापार संबंधी वाद विवाद, अगर किसी तरह का कोई निर्णय है तो इनकी आवश्यकता। नोटरी क्या होता था, ये लोग जो होते थे लिखित दस्तावेज तैयार करते थे, दस्तावेज तैयार करते थे, ठीक। ये जो लिखित दस्तावेज तैयार कर रहे हैं उसी सब के लिए इनकी आवश्यकता होती थी। और यही कारण था कि तत्कालीन विश्वविद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में विधि शास्त्र के अध्ययन करने वाले लोगों को रखा जाता था, या लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित होते थे। बाद में इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आए। और ये विधि शास्त्र की जो शिक्षा का माध्यम था, इसमें इस व्यवस्था के साथ साथ और भी काफी चीजें जुड़ी हुई थी। मैंने पहले बताया, अभी तक यहां तक चला विधि शास्त्र। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे समय बदला और इस अध्ययन की प्रक्रिया में व विषय वस्तु, विषय वस्तु मतलब विषय वस्तु क्या है, यहाँ पर विधि शास्त्र है विषय वस्तु। अध्ययन की प्रक्रिया में और विषय वस्तु में दोनों में परिवर्तन आया और कुछ नए विषयों को जोड़ा गया, अथवा यह कह सकते हैं कि कुछ नए विषयों के अध्ययन के लिए भी लोगों के अंदर रुचि जगी। यानी कि अब कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो चाहते हैं कि हम सिर्फ जॉब करने वाले नहीं बनेंगे, हमें एक जानकार बनना है, साहित्यकार बनना है, इतिहासकार बनना है। तो इसके लिए उनको वैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उसकी जानकारी चाहिए। और यही कारण था कि इन विश्वविद्यालयों में धीरे धीरे अन्य विषयों का प्रवेश हुआ और उसके अध्ययन करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होती गई। और यही जो प्रक्रिया थी, जो विधि शास्त्र के विषयों को छोड़ना और अन्य विषयों की तरफ लगाव आना, ये जो प्रक्रिया थी यही कहलाई मानवतावाद। ठीक भाई, मानव के लिए आवश्यक जानकारी जुटा रहे हैं। कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें मानव सुखी रह सकता है, इसका अध्ययन कर रहे हैं हम। तो क्या है, मानवतावाद ही तो है। तो मानवतावाद, यहाँ जब इन विषयों को छोड़कर दूसरे विषयों पर लोग केंद्रित होने लगे, उसकी तरफ झुकाव बढ़ने लगा, इसी प्रक्रिया को इतिहासकारों ने कहा कि मानवतावाद की प्रक्रिया आरंभ हो गई, मानवतावाद का विकास शुरू हो गया। 15वीं शताब्दी के आरंभ में मानवतावादी शब्द जिन अध्यापकों के लिए प्रयोग किया जाता था वो कौन से थे, मैं बता रहा हूं। जो अध्यापक उस समय व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, ठीक। देखिए 15वीं शताब्दी में ऐसे अध्यापक जो
व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविताएं, इतिहास और नीति दर्शन जैसे विषयों का अध्यापन कर रहे थे उन्हें मानवतावादी कहा गया। अध्यापन लिखा है ये क्या कहलाए? काल मानवतावादी। ठीक है, अगर पूछा जाए मानवतावादी की परिभाषा बताइए तो वह अध्यापक जो इन विषयों को पढ़ा रहे थे उन्हें मानवतावादी की संज्ञा दी गई, इस शब्दों को संबोधित किया गया। चलिए इसको साफ करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप लोग शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपके काम आ सकता है। अब ये सब क्या हो रहे हैं? मानवतावादी विषय है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ ही साथ अब लोगों का चिंतन जो है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। वे लोग जो सिर्फ पढ़ाई करके नौकरी में जाना चाह रहे थे उनकी जगह ऐसे लोग आ रहे हैं जो अध्ययन करके समाज सुधार की तरफ काम करना चाह रहे हैं, समाज के लिए काम करना चाह रहे हैं, अपने मानव समाज के लिए, लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो इन सब के साथ आने से क्या हुआ कि अब क्रांतिकारी कार्यों ने शहरों में एक नई पहचान दी। ठीक, जो क्रांतिकारी कार्य थे, अध्ययन के क्षेत्र में जो बड़े परिवर्तन हुए थे, उन्होंने क्या किया कि शहरों को एक नई पहचान दी। जिन शहरों में सब्जेक्ट्स का टीचिंग हो रहा है, एजुकेशन हो रहा है, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन शहरों की एक विशेष पहचान बननी शुरू हो गई पूरे यूरोप में। साथ ही शहर की पहचान उनके महान नागरिकों से भी होने लगी। इससे पहले क्या हो रहा था, शहरों की पहचान या तो धार्मिक अधिकारियों से हो रही थी, पोप से या पादरी से हो रही थी, अथवा वहां के शासक से होती थी। अब क्या है, सिस्टम बदल रहा है। शहरों का नाम या शहरों की पहचान वहां के एजुकेशन सिस्टम और वहां पर कुछ जो चिंतनशील प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ज्यादा विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, इन सब की पहचान से भी उस शहर की पहचान बनने लगी। यानी दूसरे क्षेत्रों में उदाहरण दिया जाएगा कि वहां के वो व्यक्ति हैं। जैसा होता क्या है कि एक व्यक्ति मान लो अपने डिस्ट्रिक्ट से बनता है डीएम, तो क्या होता है, जिले का नाम रोशन किया। तो यही होता है कि यहाँ पर जैसे जैसे इन सब्जेक्ट्स का प्रयोग होता गया, अध्ययन अध्यापन बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों के माध्यम से शहरों की पहचान बनने लगी। ठीक, नया तरीका हो गया। अब इसी में कुछ लोग हैं। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो महान लोगों का योगदान था। ठीक, अब ऐसे जब लोगों से पहचान बन रही है तो हम देखते हैं कि फ्लोरेंस जो शहर है इटली का, उसकी प्रसिद्धि जो रही बहुत ज्यादा है, उसमें कौन से ऐसे दो लोग हैं उनका योगदान देते हैं। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है अथवा था, है अथवा था। वो कौन से हैं? पहले हैं दांते। इनका पूरा नाम है दांते एल्हगारिया, उसको आपको पूरा मिल जाएगा, एल्हगारिया। तो दांते जिसको कहते हैं, बेसिकली इनका नाम जो है हर जगह दांते ही यूज होता है। इनका धार्मिक विषयों पर लेखन का कार्य था, पर लेखन। हालांकि किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन बहुत सारे धर्मों का बड़ा ही मार्मिक और बड़ी बारीकी से उनका विस्तृत वर्णन किया है, उनका प्रस्तुतिकरण किया है। ये दांते थे। दूसरे थे जोटो। जोटो जो थे, इन्होंने रूप चित्र बनाए। ठीक, अब रूप चित्र बनाने का क्या मतलब है? जैसे कोई
फिगर या ऐसे बना दिया, ठीक, तो ये क्या है, चित्र है। तो बड़ा ही जीवंत चित्र ये बनाते थे और उसमें बहुत सारे मैसेजेस जो है वो अपने सेंड करते थे उसके थ्रू, या लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे। जैसे आपने कोई पोस्टर बनाया, पोस्टर प्रतियोगिता वगैरह होती है, तो उसमें आप क्या करते हैं, अपने जो थॉट्स होते हैं, अपने जो व्यूज होते हैं, या जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है प्रेजेंट टाइम में किसी व्यवस्था में, वो आप उसमें शो करते हैं कि इसको लोग देख के इंस्पायर होंगे और इसको फॉलो करेंगे। तो ऐसे इन्होंने रूप चित्र बनाए और उसमें बड़ा ही विस्तृत और विशद वर्णन किया उसके माध्यम से वहां की व्यवस्थाओं का। तो ये दो लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्लोरेंस के, जिन्होंने उस शहर को काफी प्रसिद्धि दिलाई है। धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली का सबसे जीवंत शहर बन गया। धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली का सबसे जीवंत शहर बन गया। जीवंत शहर का मतलब क्या है, हमेशा विभिन्न तरह की गतिविधियों में लगा हुआ एक्टिव रहने वाला क्षेत्र है, जीवंत शहर बन गया। और कलाकृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। सृजन का केंद्र बन गया। अच्छा, सिंपल सी बात है, कलाकृतियां जो है वो क्या है, इतिहास का भाग है, राजनीति का भाग है, या संस्कृति का भाग है। तो एक तरह से हमारी संस्कृति और सभ्यता का ही भाग तो होती है। तो क्या हुआ, पहले जहां पर ये व्यवस्थाएं नहीं थी, स्टार्टिंग हुई और स्टार्टिंग के बाद क्या हो गया, कलात्मक सृजन का केंद्र बन गया। यानी क्या हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं। जहां हम जीरो से शुरू किए थे, फ्लोरेंस जीरो से शुरू करता है, अब क्या हो गया है, कलात्मक सृजन का केंद्र बन गया है, कलात्मक कलाकृतियों का सृजन का केंद्र बन गया। यानी कि क्या हो रहा है, संस्कृतियों का परिवर्तन हो रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। हमारा चैप्टर क्या है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा। ठीक, अब इसके बाद हमारा इसी वीडियो में एक और टॉपिक आएगा, इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक, इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। देखिए, सिंपल सा मैं पहले बता दूं, मानवतावादी दृष्टिकोण का मतलब क्या है, मानव के कल्याण की बात करना, यही हमारा मानवतावादी दृष्टिकोण होता है। दृष्टिकोण मतलब नजरिया हमारा, यानी हमने अपने मन में एक बात विचारधारा बना ली है कि हमें मानव का कल्याण करना है, लोगों की भलाई करनी है। ये क्या है, हमारा मानवतावादी दृष्टिकोण है। अब इतिहास कैसे मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, इसको हम यहाँ से करेंगे। मानवतावादी समझते थे कि वे लंबे समय बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। ठीक, देखो सिंपल सी बात है, जिस दृष्टिकोण को लोग अपना रहे हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण को, उसको अपनाने वाले जो लोग हैं, जो उस बात की वकालत करते हैं, उसका फेवर करते हैं, वो क्या समझ रहे हैं, अपने आप को मानते हैं कि हम एक बार लंबे समय बाद, जो सभ्यता हमारी बहुत अच्छी थी, उसके पतन के लंबे समय बाद हम पुनः सही रूप से सभ्यता को स्थापित कर रहे हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वालों का मानना है। तो अब जब हम पुरानी चीजों से सीख लेकर नई व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक हमारा ऐतिहासिक तथ्य ही तो है, हमारा एक तरह से ऐतिहासिक परिवर्तन ही तो है। हम अपने पुराने इतिहास से सीख रहे हैं, तो हम जाते कहाँ हैं, पुरानी चीजों में, पुरानी चीजों को समझते हैं। मान लीजिए हम मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले हैं और इटली के हैं, तो हमने क्या किया, हमने पुराने इतिहास को पढ़ा, पुराने इतिहास को पढ़ने के बाद उसको फिर से अप्लाई करने की कोशिश की। तो ये क्या हो गया, हमने अपने मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण प्राचीन इतिहास को अपने देश के पुनः यहाँ पर लाने का प्रयास किया है, पुरानी संस्कृतियों
को लाने का प्रयास किया। यही है इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी जो इतिहास में पहले घट चुका है, जो पहले दृष्टिकोण अपनाया गया था, उसको आज हम फिर से लाके यहाँ पर स्टेबल करना चाहते हैं, स्थापित करना चाह रहे हैं। यही हमारा है इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाएगा, सिंपल सा, थोड़ा सा रिवाइज करिएगा इसको, एक बार फिर से देखिएगा। सिंपल सा समझते हैं कौन? मानवतावादी समझते हैं कि वे लंबे समय बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। जहां ये शब्द लग गया लंबे समय बाद, यानी पहले की बात कर रहे हैं, पहले कभी रहा होगा तभी तो उसके लंबे समय बाद। तो किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट क्या होता है? हमारा हिस्ट्री होता है, यानी इतिहास से सीख ले रहे हैं, पुराने समय से सीख ले रहे हैं और फिर आज नई चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यही ये क्या है? इतिहास के समझ के बाद, इतिहास के समझ आने के बाद लिया गया एक्शन, लिया गया निर्णय। ठीक है, ये हमारा इतिहास का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हो जाता है। मान्यता थी कि रोम साम्राज्य के टूटने के बाद, मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद, जो रोमन साम्राज्य बहुत पहले हुआ करता था, बहुत ही ताकतवर था, शक्तिशाली था एकदम से आप लोगों की तरह, तो उसके टूटने के बाद अंधकार का युग आया। अंधकार का युग आया, यानी एक ऐसा कालखंड आया जो अंधकार पूर्ण था, यानी कि उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मर जा रहे हैं, सिर्फ इतना चल रहा है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। मानवतावादियों के बाद विद्वानों ने मान लिया, जब मानवतावादी लोग आए उन्होंने कुछ जो है डेवलपमेंट किया, कुछ थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ, उसके बाद विद्वान जो उन्होंने मान लिया कि अंधकार युग, यानी ये जो है इसकी आरंभ की स्थिति है, इसका आरंभ 14वीं सदी से हुआ। यानी अभी तक मानवतावादी लोग क्या कह रहे हैं? वो मान रहे हैं कि लंबा समय हमारा अंधकार में बीता है। उसके बाद जो नए विद्वान आ रहे हैं वो भी इस बात पे जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फेवर कर रहे हैं कि हाँ ऐसा था, और कब से था? 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, ये ऐसे उन्होंने मान लिया। और उस अंधकार जैसे युग को, जिसमें किसी डेवलपमेंट की बात नहीं होती है, उसको इन्होंने संज्ञा दी मध्यकाल की, मध्यकाल की संज्ञा। ठीक, यहां तक हम लोग पहुंचे। तो रोमन सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ा सा आरंभ नहीं है, ये नए युग का आरंभ है, नए युग का आरंभ, यानी अंधकार युग इससे पहले समाप्त हो चुका है। देखिए कब होता है? 4वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक चला, यानी अंधकार युग लगभग 1000 वर्षों तक चला। ये ध्यान रखिएगा कि अंधकार युग की अगर बात की जाए कितने वर्षों तक चला है, तो लगभग 1000 वर्षों तक अंधकार युग रहा है। फिर 14वीं शताब्दी में नए युग का आरंभ हो गया है। ठीक है, जो मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता है। जो मानवतावादी है वे आधुनिक युग शब्द का प्रयोग 15वीं सदी से, ठीक, मानवतावादी जो है, देखो यहाँ पर क्या, विद्वानों ने माना कि 14वीं शताब्दी से नया युग आरंभ हो गया है, लेकिन जो मानवतावादी हैं, जिनको फॉलो कर रहे थे विद्वान, उन मानवतावादियों का मानना है कि नहीं, 15वीं शताब्दी से फुल एंड फाइनल नया युग आरंभ हुआ, इससे पहले अंधकार युग चलता था। ठीक है, अब आइए एक बार थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कब से कौन सा काल रहा है, चला है।
4 से 14 ये हमारा कालखंड है। तो हम देखते हैं कि 5 जो है 5 से लेकर 9 तक, यानी 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी का जो काल है वो कहलाता है आरंभिक मध्य युग। आरंभिक मध्य युग। फिर 9 से लेकर के 11 तक का जो कालखंड है, 9 से 11वीं सदी का जो कालखंड है वो कहलाता है उत्तर मध्य युग। उत्तर मध्य युग। फिर 11 से 14 ये जो कालखंड है ये कहलाता है प्रारंभिक आधुनिक युग। ये प्राइमरी मॉडर्न एज कहलाता है, प्रारंभिक आधुनिक युग कहलाता है। तो देखिए सिंपल सी मैं बात बता दूं 1 मिनट में, जो सीधी सीधी सी बात है वो ये है कि हमें इस टॉपिक में इतना समझना था कि विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई, उनमें अध्ययन किस चीज का कराया जाता था, फिर उस अध्ययन के साथ साथ और क्या आवश्यकताएं महसूस हुई, कौन कौन से विषय उसमें और इन्वेंट किए गए, फिर उसके बाद उन विषयों के साथ प्रभावित होकर लोग कैसे मानवतावादी दृष्टिकोण का जन्म करते हैं या उनका मस्तिष्क में मानवतावादी दृष्टिकोण का जन्म कैसे होता है, और उस दृष्टिकोण के जन्म होने के बाद उनका एक्शन क्या रहा। तो एक्शन में ये चीजें हमारे सामने आती है कि उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया और पुरानी व्यवस्थाओं को पुनः स्थापित करने और लागू करने का प्रयास आरंभ किया। ठीक, ये इतना यहाँ पर था टॉपिक में, कुछ खास नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आराम से समझ में आएगा। दिक्कत होगी रिवाइज करिएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट 4 में। हमारा अगला टॉपिक होगा जिसका नाम है विज्ञान और दर्शन में अरबियों का योगदान। जो अरब के निवासी रहे हैं, जो आक्रमण करने के लिए निकले, विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा किया है, उनका जो विज्ञान रहा है और दर्शन रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, उसमें क्या योगदान दिया है उन्होंने। हम अगले टॉपिक में इसको पढ़ने वाले हैं। तब तक समझिए, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।